हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर करने वाले हैं नेताजी का चश्मा। ये हमारे गद्य खंड का सबसे पहला चैप्टर है और ये एक्चुअल में आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 10। तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ उसी साल ये पैदा हुए थे। इंदौर में मध्य प्रदेश में बेसिकली हुए थे। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कहाँ की? राजस्थान वगैरह में की थी। फिलहाल वो एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उन्हें 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके कितने? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्य वर्ग का जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो हो रहे भेदभाव के खिलाफ, ये बेसिकली जो भी हमारे देश के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है उसके खिलाफ ये बोलते हैं। और रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल है देशभक्ति में। तो अब हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे नेताजी का चश्मा। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। मतलब वो कैसे कस्बे में जाते थे? पक्का मकान, कुछ ही लोगों के पक्के मकान हुआ करते थे। बाजार, सिर्फ एक ही बाजार लगता था कस्बे में। मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट वहां हो रहा था। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। मतलब छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां पर लगी हुई थी। 2 ओपन एयर के सिनेमा घर थे। मतलब सिनेमा घर थे 2 ओपन एयर वाले। और एक एक तो नगर पालिका भी थी और एक नगर पालिका भी थी। अब इसके अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ी है। वहां पर गांव में क्या क्या था, जस्ट रिपीट आफ्टर मी। एक पक्के घर, कुछ लोगों के पक्के घर थे। सिर्फ एक बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा बाजार था, सॉरी एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर वाले सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। और नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि नेताजी सुभाष चंद्र की किस पत्थर की मूर्ति बनवाई गई थी? संगमरमर की बनवाई गई थी, ठीक है। और किसने बनवाई थी? नगर पालिका।
जो नगर पालिका कोई भी एक उत्साही बोर्ड या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अधिकारी का मन करा होगा कि हाँ कुछ होना चाहिए, बाजार के चौराहे पर वो बनवाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये जो कहानी है, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मतलब ये बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उससे भी छोटे सा एक हिस्सा उठाया गया है, वो आपको बताया गया इस चैप्टर में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब देखो, ये संगमरमर की मूर्ति बनवानी थी सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके पास या तो पैसा नहीं होगा या फिर मूर्तिकार कोई अच्छा नहीं मिल रहा होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मतलब टाइम वेस्ट कैसा कि वैसे पत्र वगैरह देने पड़ते हैं इतने ज्यादा, वो कागजों का कुछ काम चल रहा होगा, तो बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ी आ रही होगी कि बोर्ड भी तो हर 5 साल में तो चेंज होता ही होगा, तो उनका अब अंत आने वाला था और उन्हें बनानी थी ये मूर्ति। तो इसलिए अब कम टाइम था, तो उन्होंने किसी भी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दे दिया होगा कि वो इसका ये संगमरमर की मूर्ति बनाई। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, एक लौता हाई स्कूल था उस कस्बे में, और उस स्कूल का उस पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही ड्राइंग मास्टर था, मान लीजिए मोतीलाल जी। क्या था ड्राइंग मास्टर का नाम? मोतीलाल जी। अब मोतीलाल जी को ये काम सौंपा गया कि उन्हें ये संगमरमर की मूर्ति बनानी है सुभाष चंद्र बोस की। अब उन्हें काम तो सौंप दिया गया और महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब मोतीलाल जी क्या कह रहे हैं कि भाई 1 महीना दे दो, बहुत बढ़िया मूर्ति बना के दूंगा। फिर जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक। कहाँ तक मूर्ति बनाई गई थी? टोपी और जो कोट का दूसरा बटन है वहां तक, और 2 फुट की ये आपकी मूर्ति बनाई गई थी, जिसे कहते हैं बस्ट। इसे क्या कहा जाता है? बस्ट। बस्ट किसे कहते हैं? 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि बस्ट किसे कहा जाता है। तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की जो ये 2 फुट की मूर्ति बनाई गई थी संगमरमर की, इसे बस्ट कहा जाता है, जो कि बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम से फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये किसके नारे थे? सुभाष चंद्र बोस के नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह। मतलब उस मूर्ति को देख के हमारे दिल में ये 2 स्लोगन आ रहे थे। अब इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब लोगों को क्या एक चीज की बड़ी खटकती थी कि नेताजी की आंखों पे चश्मा तो बनाया नहीं, और वही तो मेन था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब अब देखो, पूरी मूर्ति संगमरमर की है, अब कोई प्लास्टिक का चश्मा लगा दे तो अलग अजीब लगेगा ना। तो संगमरमर का नहीं था। अब संगमरमर का क्यों नहीं हुआ होगा? मोतीलाल जी को बनाना नहीं आ रहा होगा, क्या पता। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का फ्रेम चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब जो जैसे हम पहनते हैं ना, बिल्कुल असली वाला वो चश्मा उस मूर्ति पे लगाया हुआ था। अब हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने, वहीं देखो चौराहे पर ही मूर्ति थी, वो 2 फुट की मूर्ति, और वहीं पर वो जो हालदार साहब है वो वहां पर पान खाने के लिए रुकते थे। तो जब वहां पर वो रुके, उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब देखा, और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान, मतलब ऐसी बिल्कुल डाउटफुल सी मुस्कान नहीं आती, वो वो उनके मुंह पर आ गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, कि भाई मूर्ति तो पत्थर की है, संगमरमर की है, और तुमने चश्मा रियल लगा रखा है। भाई ये भी आइडिया ठीक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। अब जीप में हालदार साहब भी बैठे हुए हैं, तो हालदार साहब अब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए। फिर हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे। जब वो जीप में बैठे थे, तो तब वो मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे कि क्या, मतलब कैसा चश्मा लगा रखा था, वो यही सोचते रहे। फिर अंत में
ये रिजल्ट निकला, ये निष्कर्ष तक वो पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो देखो, अब वो जीप में बैठे बैठे हालदार साहब क्या सोच रहे हैं कि भाई चाहे हम कुछ भी सोचे कि असली चश्मा लगा रखा है और वैसे संगमरमर का क्यों नहीं लगा रखा चश्मा, हमें उसकी, ये गांव वालों की इस फीलिंग को तो सराहना चाहिए, मतलब सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनकी हमें भावना को देखनी चाहिए कि वो उनके अंदर कितनी ज्यादा देश भावना है। वो ये नहीं देख रहे कि बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति उनसे नहीं देखी जा रही, तो उन्होंने असली का लगा दिया। अब दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, मतलब कुछ डिफरेंट सा दिखाई दिया। फिर ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि भाई ये तो दूसरा चश्मा है, जो पिछली बार वो आए थे तो चौड़ा काला फ्रेम था। कैसा था? पहली बारी में काला सा फ्रेम था और चौड़ा फ्रेम था, और अब की बार कैसा था? पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला, मतलब एक पतले से फ्रेम वाला। पहले बहुत ही मोटे फ्रेम वाला चश्मा था और अब गोल फ्रेम वाला है और पतले तार वाला है। अब हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, मतलब उनका डाउट और बढ़ गया कि वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मतलब अब वो ये सोच रहे कि भाई मूर्ति अब कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन वो तो भाई हर दिन मैं जाकर देख रहा हूँ, मतलब जब भी वो जाते थे तो उनके तो चश्मे बदले उन्हें मिलते थे। फिर जब वो तीसरी बार आए तब उन्हें नया चश्मा मिला। फिर हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, वहां पान खाते थे और फिर मूर्ति को ध्यान से देखते थे। फिर एक बार उन्होंने बस कौतूहल में ऐसे ही बस थोड़ी इच्छा अपनी प्रकट की कि पान वाले से पूछ लिया कि भाई क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। फिर पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पान वाला दूसरों को भी दे रहा था और खुद भी खाने लग रहा था साथ साथ। फिर वो एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि पान वाले के बारे में, कि पान वाले का चरित्र कैसा था, वो बताइए। तो पान वाला कैसा था? एक काला आदमी था, काला और मोटा सा आदमी था और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। वो मतलब पान चबा रहा है और वो ऐसे हंस रहा है बस। फिर उसके तोंद फिरकी, फिर उसके तोंद ऐसे निकल रही है। फिर पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे, अब देखो अब उसके मुंह में पान ठूसा हुआ है तो वो बोलेगा कैसे? फिर उसने पान की जो पान घूमकर वो पान थूका पीछे मुंह करके दुकान के पीछे। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी कैसे? क्योंकि वो पान चबा रहा था तो उसके मुंह में लाल काली बत्ती सी दिखाकर वो बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। नाम क्या है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए क्या करता है, वो ऐसे पूछते रहे। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाला कह रहा है कि भाई चश्मा चेंज कर देता है और क्या करेगा वो। फिर हवलदार साहब क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है वो? भाई एक बारी पहना दे तो वही पहना के रखे ना। फिर कोई गिराक आ गया, गिराक ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है क्योंकि खड़ी बोली में ये चैप्टर लिखा हुआ है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। देखो, अब जो कैप्टन चश्मे वाला है उसकी बेसिकली चश्मे की दुकान है। दुकान नहीं, मतलब वो चश्मे वगैरह बेचता है। अगर कोई ग्राहक है और उसे ऐसा ही, जैसे सपोज कि उसे काला स्क्वायर टाइप का काला चकोर चश्मा चाहिए जो कि मूर्ति पर लगाया था उसने। अब वो कहाँ से लाएगा दूसरा? तो वो मूर्ति पर से हटाकर उस ग्राहक को दे देगा और फिर कोई दूसरा चश्मा होगा तो वो नेताजी के मूर्ति पर लगा देगा। उधर दूसरा बिठा दिया, वही मतलब दूसरा उन्होंने चश्मा फिर लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ आने लगी, मतलब हवलदार साहब अब समझने लगे कि क्या ये क्यों ये चेंज होते हैं चश्मे। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, मतलब वो अब खुद को आंसर कर रहे हैं कि हाँ एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन।
उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता कि अगर नेताजी बिना चश्मे के है, बल्कि आहत करती है। मतलब बुरी नहीं लगती बल्कि उसे खटकती है। बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। मतलब उसे खुद ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो नेताजी को बुरा लगेगा। ठीक है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, वो ऐसा सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि ऐसा ही होता होगा कि नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और फिर बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि वाह भाई, क्या क्या अच्छा आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कि नेताजी का भाई ओरिजिनल चश्मा भी तो होगा ना संगमरमर का, वो कहाँ गया? फिर पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब देखो, इतने वो सोच ही रहा था, पान वाला दूसरा दूसरा पान ठूस रहा था अपने मुंह में। फिर दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। देखो, दोपहर का टाइम था और भीड़ भाड़ इतनी नहीं थी। फिर उसने दोबारा से वो आंखों ही आंखों में हंसा। फिर उसकी तोंद फिर से ठिरकी। फिर कंधे की डंडी फेंक जो कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने, देखो, मतलब वो पान ठूस रहा है, उसकी तोंद ठिरक रही है, फिर उसके बाद वो पीछे थूक कर तब जाकर आंसर हालदार साहब का दे रहा है। फिर वो अब मुस्कुराता हुआ बोल रहा है कि मास्टर बनाना भूल गया। अब मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर का नाम क्या था? देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था मोतीलाल जी। मास्टर का नाम मोतीलाल जी। ठीक है, अब पान वाला, ये देख लिया हमने। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मास्टर से पता चल रहा है कि वो एक अध्यापक है। तो अब उन्हें लगने लगा कि भाई किसी भी कस्बे का कोई अध्यापक है और उसे दे दिया। अब बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। अब बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। अब 1 महीने का उसे इतना कम टाइम मिला था और चश्मा बनाने में बहुत डिफिकल्टी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चश्मा चाहिए होता है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, तो चश्मा बनाने में तो बहुत देर लगती, इसलिए उसने ऐसे ही दे दी होगी। या कोशिश भी अगर उसने की होगी तो उससे बन नहीं पा रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। मतलब इतने सारे वो चीजें सोच रहा था कि क्यों इस मूर्ति पर चश्मा नहीं है। फिर हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा, अजीब अजीब लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अब चश्मे वाले की जो इतनी ज्यादा देशभक्ति थी, वो नतमस्तक करते हुए वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। अब देखो, जीप की तरफ वो चले भी, लेकिन फिर उनके मन में बस यही आ रहा था कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है कोई, या फिर वो कोई सिपाही था पुराने टाइम का, कोई सिपाही तो नहीं है कि इतनी ज्यादा देशभक्ति है उसमें। मतलब उनके अंदर इतने क्वेश्चंस उभर रहे थे उनके मन में कि वो पीछे जीप के पास भी गए, फिर रुके, फिर पीछे मुड़कर फिर से पान वाले के पास आए। फिर पान वाला फिर नया पान खा गया। फिर पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच, मतलब तीसरी बारी पे अब पान वाले ने नया पान को खाने ही बस वाला था कि इतने बस 1.5 इंच की दूरी पर वो पान रोक कर हालदार साहब को ध्यान से देखा।
फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। अब की बारी उसने पान खाया नहीं था, ठीक है, वो खाने वाला था, 1.5 इंच की दूरी पर ही वो रुक गया। फिर से जब वो बोलने लगा तो उसकी लाल काली बत्ती सी दिखाई देने लगी। फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो कहता है उसका मजाक उड़ाते हुए कि भाई वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है। वो कैसा था, लंगड़ा था वो, ठीक है। आप उसी उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी, उसका कहीं। फिर वो यही कहता है कि भाई जाके उससे बात कर लो जब इतनी ज्यादा आपको बेचैनी हो रही है। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि हालदार साहब को बुरा लगा कि इतना, ये लंगड़ा होते हुए भी, कि एक देशभक्त का ऐसे मजाक उड़ा रहा है कि ये तो लंगड़ा है, ये क्या फौज में जाएगा, ऐसे इतना मजाक उड़ा रहा है। तो हालदार साहब को बुरा लगा। फिर मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक एक हाथ में एक छोटी सी संदूक ची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब कितनी ज्यादा उससे, देखो यहाँ इनकी फोटो दी हुई है। तो इनका नाम था कैप्टन, ठीक है, इन्हें सब कैप्टन कहते थे। और यहाँ ये लंगड़े हैं देखो, और एक डंडा, देखो यहाँ एक सहारा, अपने जो चश्मे थे यहाँ पर उन्होंने एक सहारे से अपने उस डंडे को रख दिया। फिर वो अब इन्हें चश्मा लगा रहे हैं। तो कैसा यहाँ क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि क्या पूरी स्टोरी थी कि जब वो आ रहे थे तो कैसा था। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, गांधी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, और हाथ में एक छोटी सी संदूक थी। मतलब एक छोटा सा बॉक्स उनके हाथ में था, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे थे। जैसे ये बांस ये बांस का डंडा है और इसके ऊपर कई सारे चश्मे टंगे हुए हैं, ठीक है। और अभी अभी एक गली से वो निकले हुए थे और फिर एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहे थे। फिर तो वह बेचारे तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। मतलब वो ये सोचने लगे कि ये इतना गरीब है कि ये इसके दुकान तक भी नहीं है, ये एक फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। फिर लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करने को तैयार नहीं। अब पान वाला भाई ऊब गया कि कितने क्वेश्चन पूछेगा, कितने डाउट है तुझे। तो इसलिए अब पान वाले ने साफ साफ कह दिया, भाई मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। फिर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल तक हालदार साहब इस एरिया में आते रहे और हमेशा वो देखते थे कि अभी चश्मा चेंज हुआ है, अभी चश्मा चेंज हुआ है, कभी गोल हो रहा है चश्मा, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा मतलब काला चश्मा, कभी बड़े कांच वाला, गोगो चश्मा कहा गया है बड़े कांच वाले चश्मे को। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। फिर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार क्या हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर एक भी चश्मा नहीं था। फिर उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उन्हें बहुत हैरान हो रहा कि उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं था। फिर चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। चौराहे की कई सारी अधिकतर जो भी दुकानें थी वो बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, फिर अगली बार भी नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और फिर धीरे से पान वाले से पूछने लगे, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। फिर सिर झुकाकर उसने धोती अपनी धोती से अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया।
और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। फिर हालदार साहब को भी बहुत बड़ा सदमा सा लगा, फिर वो भी कुछ बात नहीं कर पाए, फिर कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। फिर वो 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से गुजरे। फिर कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, मतलब उन्होंने सोच लिया कि अब ना मैं बिल्कुल भी नहीं देखने का, कस्बे की तरफ नहीं देखूंगा, उस मूर्ति पर नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर उन्हें भी बुरा लगता कि हमारे देश में बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं हुई है। फिर कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकूंगा नहीं, पान भी नहीं खाएगी, मूर्ति की तरफ देखेगी भी नहीं, सीधे निकल जाएगी। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। फिर लेकिन आदत से मजबूर थे। अब आंखें चुराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। देखो मतलब ऐसा उन्होंने देख लिया कि एकदम से कहा ड्राइवर को भी रोको रोको रोको। जीप स्पीड में थी, जीप एकदम से स्पीड में थी, ड्राइवर ने भी जोर से ब्रेक मारा। फिर रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब फिर एकदम से जब उन्होंने मूर्ति के सामने जाकर वो बिल्कुल अटेंशन में खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। फिर मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था और वहां पर क्या था, सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा वहां पर रखा हुआ था, जो जिसे किसने बनाया था, बच्चों ने बनाया था। हालदार साहब बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई कि अभी भी हमारे देश के अंदर इतनी तो चलो भावना है कि हमारे जो देश के बच्चे हैं उनके अंदर देश प्रेमी वो है। इसी चीज ने हालदार साहब को भावुक कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।